हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इसके पहले के वीडियो में अलैंगिक जनन की सारी विधियां पढ़ ली थी और उसी के साथ साथ हम लोग कायिक जनन की भी सारी विधियां पढ़ ली थी। प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, और हम लोग बात कर रहे थे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। और यहाँ पर क्या होता है, मेल्स एक फीमेल्स दोनों क्या है, विपरीत हैं, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, अलग हैं। तो इन दोनों में हम लोग जैसे मानते हैं कि इस मेल में मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और फीमेल में फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। और इन गैमीट्स का क्या होगा, संलयन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन होगा। और इसके निषेचन के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण होगा यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे एक नई संतान उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम लोग लैंगिक जनन की बात कर रहे थे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो। और ख़ास करके हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हमें पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, और यहाँ पर पौधों में भी ऐसे पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पादप जो क्या होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं जिन्हें हम लोग, एंजियोस्पर्म। देखिए, एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया था, एक जिम्नोस्पर्म होता है और एक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे। और जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी पौधे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। देखिए, एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है मोनोकार्पिक, एक होता है मोनोकार्पिक, एक मोनोकार्पिक होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक। देखिए, जो मोनोकार्पिक होता है, जो इस प्रकार के पादप होते हैं, उनके जीवन काल में, उनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प आते हैं। जो मोनोकार्पिक होता है उनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प आते हैं और वो भी फल बनने के बाद समाप्त हो जाते हैं। फल बनने के बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। अब इसमें भी देखिए, जो पॉलीकार्पिक होते हैं, ऐसे इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। और इनमें जो पॉलीकार्पिक के प्लांट्स होते हैं, इनमें प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित मंथ में, एक निश्चित मौसम में फूल व फल बनते हैं, जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं उनमें। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा से पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक में डिफरेंट देखें तो देखिए, जो मोनोकार्पिक होते हैं, एक तरफ मोनोकार्पिक और दूसरी तरफ पॉलीकार्पिक। तो जो मोनोकार्पिक होते हैं वो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प उनमें बनते हैं, विकसित होते हैं। सिर्फ एक बार ही पुष्प बनते हैं, एक बार ही पुष्प आते हैं, किसमें, मोनोकार्पिक में। और जो पॉलीकार्पिक होते हैं
उनमें प्रतिवर्ष एक निश्चित माह में या एक निश्चित मौसम में फूल व फल बनते हैं। फिर दूसरा डिफरेंट क्या है इनके दोनों के बीच, जो मोनोकार्पिक के पौधे होते हैं, ये जो पौधे हैं ये पुष्प व फल लगने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जो मोनोकार्पिक के पौधे हैं इनमें पुष्प व फल लगने के बाद ये पौधे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। जब इसमें एक बार फूल या फल लग चुका होता है तो ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इसके अंतर्गत पौधे आते हैं, वार्षिक पौधे भी आते हैं, द्विवार्षिक पौधे भी आते हैं, कुछ बहुवर्षीय पौधे भी आते हैं, ठीक है। और जो बहुकार्पिक पौधे होते हैं यानी कि जिसे हम लोग पॉलीकार्पिक बोलते हैं, ये पौधे जो है फूल व फल लगने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं और वर्षों तक जीवित रहते हैं। प्रत्येक वर्ष में अपने निश्चित समय में फिर से ये फूल देते हैं और फिर फूल से फल का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देखें, जो मोनोकार्पिक होते हैं जैसे गेहूँ, धान, चना, मटर, मूली, गाजर, सरसों तथा बांस, ये सब क्या हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। और पॉलीकार्पिक प्लांट्स में उदाहरण हम लोग देखें जैसे आम, सेब, संतरा, अंगूर, ये सब क्या हैं, यानी कि पॉलीकार्पिक प्लांट्स हैं। तो ये जो पुष्पी पौधे होते हैं इनमें हम लोग दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक मोनोकार्पिक और एक पॉलीकार्पिक। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसमें कि जो पौधों में लैंगिकता होती है, जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो सेक्सुअलिटी होती है वो किस प्रकार से होती है, उनके बारे में थोड़ा से डिस्कस करते हैं। देखिए कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पर मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं या एक ही प्लांट्स पर होते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बाइसेक्सुअल, जैसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं या उभयलिंगी पुष्प भी बोलते हैं इन्हें। तो ऐसे जो पौधे हैं जैसे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प। उन्हें हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। उदाहरण में जैसे हम लोग देखते हैं लिली जानते होंगे आप लोग, लिली, गुड़हल, गुलाब, सेम, सरसों, पेटूनिया, ये सारे के सारे क्या हैं, अमरूद, आम, ये सब क्या हैं, द्विलिंगी पुष्प हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। अब जो है कि अगर हम लोग कुछ और भी पौधों की बात करें, हम लोग बोला एक द्विलिंगी और एक लिंगी, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनिसेक्सुअल। तो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनमें पुष्प में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, वो चाहे मेल का हो या मादा पुष्प हो या फिर उनमें क्या हो, या नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो, दोनों में से सिर्फ एक ही उस फूल पे यानी कि पुष्प पे प्रेजेंट होंगे। तो इस पे क्या है कि जैसे हम लोग अभी इसके आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पुष्प का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्विलिंगी पुष्प जाना। उदाहरण में जैसे हम लोग देखते हैं एक लिंगी पुष्प के उदाहरण में जैसे है खीरा, जैसे आप लोग देखिए खीरा, पपीता यानी पपाया, केला, बनाना, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल हैं। जो खजूर का पेड़ आप लोग जानते हो तो खजूर भी क्या है, एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। जो इनमें क्या होता है कि नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई इनके यानी कि सेक्सुअलिटी इन प्लांट के बारे में। अब जो लैंगिक जनन होता है पौधों में या तो फिर जंतुओं में,
उनमें कुछ इवेंट्स होती हैं, यानी कि घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, बाकी डीपली ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी क्या रिवीजन क्लास है, इसमें कुछ भी आपको सारी चीज़ें क्या है पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप उसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। अब जैसे हमने सेक्सुअलिटी इन प्लांट देखा, उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जंतुओं में भी हम लोग थोड़ा सा सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में भी देखते हैं कि इनमें भी किस प्रकार से सेक्सुअलिटी होती है। जैसे हम लोग बात करें कि जो केचुआ होता है, केचुआ जैसे हो गया, स्पंज हो गया, टेप वर्म, लीच, ये क्या है, ये जंतु जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। जैसे अभी हमने पुष्पों में बताया था उभयलिंगी, उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से केचुआ, स्पंज, टेप वर्म, लीच यानी जोंक आदि जो जंतु होते हैं, इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन यानी कि मादा एवं नर जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, ठीक। इसलिए इन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। और जैसे अब हम लोग देखते हैं एक लिंगी पुष्प, अभी हमने क्या पढ़ा, द्विलिंगी जंतु। अब एक लिंगी क्या होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, काकरोच हो गया, मेढक, छिपकली, सर्प, सभी पक्षी एवं जितने भी स्तनधारी जंतु हैं अधिकांशतः, ये सब के सब क्या होते हैं, एक लिंगी प्राणी में आते हैं। तो ये इनके बारे में था थोड़ा सेक्सुअलिटी के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी किस प्रकार से होती है। तो अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनमें जीवों की दैहिक कोशिकाओं व युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी हम लोग इस पे सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो और भी सारी चीज़ें जो इसमें छूट जा रही हैं वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। हम लोग जो है कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो देखिए यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य का नाम, दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, फिर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। इसके गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और ये होता है 2n, यानी कि द्विगुणित होता है। जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, इसकी दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 46 यानी कि 46। अब अगर इसमें हम इसके युग्मकों की बात करें, युग्मक, अब मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है कि जो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसकी जो दैहिक कोशिकाएं हैं इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है। और वो कैसा डिवीज़न होता है, मियोसिस, मियोसिस डिवीज़न होता है। जब किसी भी सेल में, किसी भी, ये चीज़ बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जब किसी भी सेल में मियोसिस होता है यानी कि मियोसिस डिवीज़न होता है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उसमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब इन कोशिकाओं में जब डिवीज़न होगा, डिवीज़न होकर के इसमें क्या बनेगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि युग्मक निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे। अब ये युग्मक कैसे होंगे, ये था 2n, अब इसमें मियासिस हुआ तो ये कैसे हो जाएंगे, n, यानी कि ये थे द्विगुणित, अब ये हो जाएंगे अगुणित। इतनी बात समझ में आई कि जब भी मियोसिस होगा तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पे 46 गुणसूत्र हैं, तो इसके युग्मक में कितने गुणसूत्र बचेंगे, 23।
ठीक। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि जो घरेलू मक्खी हमारी होती है उसमें कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 24। तो इसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। फिर जैसे चूहा है, इसमें 42 होगी तो इसमें 21 हो जाएगी। कुत्ता है, इसका कितना होगा? 78 होगी गुणसूत्रों की संख्या, तो इसमें 39 हो जाएगी। बिल्ली है, इसमें कितना? 38 है, तो इसमें कितना? 19 हो जाएगा। ड्रोसोफिला, ये फल मक्खी होती है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं जिसे, ड्रोसोफिला, इसमें 8 होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 4 हो जाएगी। जो हाथी होता है यानी एलिफेंट जो होता है उसमें कितनी होती है? 28 होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो इसमें कितनी हो जाएगी? 14। ठीक। अब देखिए कि जो सेब है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 68 है। गुणसूत्रों की संख्या 68 है, 68 हो गई। तो जब इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो कितनी हो जाएगी? 34 बचेगी। जैसे चावल यानी कि धान जिसे हम लोग कहते हैं उसमें कितनी होगी? 24, तो इसके गैमीट्स में 12 हो जाएगी। मक्का में कितना? 40, तो इसके गैमीट्स के में गुणसूत्रों की संख्या 20 बचेगी। आलू में 48 है तो 24 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस हो रहा है, गैमीट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस हो रहा है। गेहूं की 46 है तो 23 बचेगी। प्याज में 16 है तो कितना बचेगा? 8। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है, जो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डलवर्जिया सीसो पॉपुलर आदि में मिलता है, जिसमें नया पादप जड़ से प्राप्त होता है। ये जो कायिक प्रवर्धन मैं आपको पढ़ा रहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो उसमें मैंने बताया था शीशम का जो पौधा होता है उसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मिलता है जो कि जड़ से उनसे होता है। जैसे मैंने बताया था कि आप देखे हैं कि जो भी आपके शीशम होते हैं उनके आसपास कोई पौधा लीजिए शीशम का, उसके आसपास देखेंगे उसकी जड़ें निकलती हैं और पहले छोटे छोटे कलिका में निकलेंगे और उससे फिर धीरे धीरे करके वो पौधा बन जाएगा। अगला पॉइंट है इसका, ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन पत्ती के द्वारा होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफिलम होता है उसमें कायिक प्रवर्धन पत्तियों के द्वारा होता है। जो रोपण होती है उसमें जड़ मुक्त प्ररोह को स्टॉक कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। रोपण में प्रयुक्त होने वाला दूसरा भाग किसी दूसरे भाग का जड़ विहीन भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? सयान, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सयान। मैंने ये भी बात आपको बताया है। ठीक है। फिर जैसे हम लोग अभी इसकी बात कर रहे थे कि जो सयान होता है, जैसे मान लीजिए तना है, इसे हम लोग सयान कह देते हैं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ रहे थे वायुदाब, हाँ, जब जिसे हम लोग वायुदाब या गूंठी बांधना पढ़ रहे थे, लेयरिंग पढ़ रहे थे ना, एयर लेयरिंग, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था शायद वहाँ पे। ठीक। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न है कि क्या है तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है माउंड लेयरिंग के विविध प्रकार हैं, जैसे कि ट्रेंच लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, टिप लेयरिंग आदि, ये सब माउंड लेयरिंग के प्रकार हैं। अगला है कि कली रोपण में जो स्टॉक होता है, इसी जो सयान होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक, सॉरी, जो सयान को स्टॉक नहीं, मतलब कि जो दूसरा पौधा होता है उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। जैसे कली रोपण में स्टॉक पर विभिन्न आकार की काट लगाई जाती है, जैसे टी आकार हो गया,
नलिकाकार हो गया, चिपाकार हो गया, वलयाकार हो गया, ये सारी चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे रोपण के विभिन्न प्रकार हैं, जो रोपण हम लोग विधि पढ़े थे उसके भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे श्यान रोपण हो गया, विप अथवा जीवा रोपण हो गया, क्राउन रोपण हो गया, वेज रोपण हो गया, कली रोपण हो गया, ये भी क्या रोपण के प्रकार हैं। अगला पॉइंट जो है कि देखिए गन्ना, गुलाब, बेला आदि पौधों में कलम लगाई जाती है, कलम करके इनके पौधे उगाए जाते हैं। जो बीज विहीन यानी सीडलेस पादप में कायिक प्रजनन की ही एकमात्र विधि है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था अंगूर, बनाना, ये सब क्या है, सीडलेस पादप यानी इनमें बीज नहीं होता है। देखें केला में कभी बीज, गुलाब में देखें कभी बीज, या आप जैसे अंगूर है इसमें देखें कभी बीज, ये सब क्या है, सीडलेस प्लांट्स हैं, यानी कि इसमें बीज नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है कायिक अंगों से उगाए गए पौधे आनुवांशिक रूप में मात्र पौधे के समान होते हैं, इनको क्लोन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था जी अलैंगिक जनन से जो पौधे बनते हैं उन्हें भी क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, अपने मात्र पौधों से बिल्कुल समान होते हैं। जैसे अधिकांश जंतुओं में प्राकृतिक रूप से अलैंगिक जनन नहीं मिलता है, कुछ जातियों में कृत्रिम विधि द्वारा उनके क्लोन बनाए गए हैं। ठीक, अब जो है अगला पॉइंट है इसका, वो है तना यानी कि स्टेम कटिंग। जब प्रारोह के शीर्षस्थ भाग से बनाई जाती है तो जो शीर्षस्थ कलम होता है, जो टर्मिनल कटिंग होता है, उसे हम लोग उस क्या बोलते हैं, टर्मिनल कटिंग कहते हैं। जब कर्तन पार्श्व शाखाओं से बनती है, जिनका ऊपरी भाग क्या होता है, कोमल होता है तथा आधारी भाग काष्ठी होता है, तब उसको हम लोग पार्श्वी कलम बोलते हैं, हीयल कटिंग बोलते हैं। ठीक, जैसे अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन एक जनक होता है। मैंने आपको बताया था कि यूनी पेरेंटल होता है और लैंगिक जनन बाई पेरेंटल होता है। विखंडन की क्रिया में सुकाय अनेक भागों में टूटता है। द्विविखंडन में जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, इसमें विपरीत किस्म एक प्लस व माइनस अथवा नर व मादा होते हैं, ये भी बताया मैंने। लैंगिक जनन की दो अवस्थाएं हैं, एक युग्मक जनन और निषेचन। ये दो अवस्थाएं होती हैं लैंगिक जनन की, यानी कि जब गैमीट्स का जनन होता है, यानी कि जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे गैमीटोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और निषेचन फर्टिलाइजेशन। जीवन की मुख्य तीन प्रवस्थाएं हैं, एक किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था। ये तीन अवस्थाएं होती हैं हमारे जीवन की। ठीक, अगला पॉइंट इसमें दिया है एक लिंगी जीवों में नर व मादा जीव पृथक होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि जब जीव एक लिंगी होगा, ठीक है, जीव क्या होगा, एक लिंगी होगा। मैंने आपको बताया था कि एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होंगे, नर व मादा उनसे क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक, अब जो है कि हम लोग जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो भी इस अध्याय में छूटा था आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सभी ज़रूरतमंद छात्रों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, मैं आपसे यही कहता हूँ बार बार कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद वीडियो को
आप बताएं कि कैसा लग रहा है, और कैसे बताएंगे कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, या मान लीजिए कि कोई इसमें दिक्कत हो रही है पढ़ने में आपको, तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेट हो, मैं भी मोटिवेट होऊंगा इससे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके आप बताइए ज़रूर कि आपको कैसा वीडियो लगता है। आप जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासों में जैसे आपको पढ़ाया जाता था, उस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, तो भी मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, मैं भी और मोटिवेट होकर पढ़ाऊँगा आप लोगों को। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर भी कीजिए, सिर्फ अपने पास ही मत रखिए। आप तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पास शेयर ना करें, आपको इसे सबके पास शेयर करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब तो आपका एग्ज़ाम होना ही है, वो पता ही चल गया है आप लोगों को, मैंने बताया भी है वीडियो में, एक वीडियो इसके पहले अपलोड किया है मैंने, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं पीछे जा कर के। तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया हैं, ये सारी चीज़ें अभी तो नहीं वो क्लियर हो पाई हैं, हालांकि जल्द ही हो जाएंगी। तो आपको बस पढ़ना है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए कुछ यानी कि एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि हम लोग स्टडी कैसे करें सर, हाउ टू स्टडी, यानी कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, अपनी बायोलॉजी को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेस किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, ताकि आने वाली परीक्षाएं जो आपकी हैं, जब इंटर के बाद आप लोग एंट्रेंस देंगे किसी चीज़ का, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर में हो, चाहे बीएससी बायोलॉजी से आप कर रहे हो, चाहे ऑप्टोमेट्री हो आपकी, या आप नीट की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे बायोलॉजी का बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक आप ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार से मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू स्टडी, एंड आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए बायोलॉजी पढ़ने के लिए। इस टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन कौन इस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेगा, यानी कि हाउ टू स्टडी, हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें अपनी बायोलॉजी की, या अपना पूरा टाइम टेबल जो भी है हमारा इंटर का, पांचों सब्जेक्ट जो हैं उसको किस प्रकार से मैनेज करें, उसका टाइम टेबल किस प्रकार से बनाया जाए, इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन वीडियो देखना पसंद करेगा इस टॉपिक पर। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका कि जीवों में जनन, सॉरी, पहला क्वेश्चन है आपका जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूँ और फिर से बताऊँगा अभी। तो देखिए कि जो भी जीव होंगे, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि जो भी जीव होते हैं उनका जो जनन करने का उद्देश्य होता है वो कई टॉपिक पर होता है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितने छोटे शब्दों में देना है या इसे लॉन्ग क्वेश्चन करके लिखना है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि जीवों में जो जनन होता है क्यों अनिवार्य है। तो इनका जो उद्देश्य होता है, इनकी जो आवश्यकता होती है, वो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो होती है जाति वृद्धि की होती है, जाति वृद्धि की। देखिए कोई भी जाति हो, कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी जीव हो, अगर वो जनन नहीं करेगा, अपनी जाति को नहीं बढ़ाएगा,
उसकी जाति में निरंतरता नहीं बनी रहेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब उस जीव का, उस जाति का ही पृथ्वी से पूरा का पूरी उसकी जाति पृथ्वी से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए जीवों में जनन आवश्यक है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि जाति वृद्धि, जीव जनन करेंगे तो उसकी जाति में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसकी स्पीसीज में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगी उसकी स्पीसीज। दूसरा पॉइंट इसका है कि जाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कि उसके स्पीसीज की क्या निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जो भी नई संतानों की उत्पत्ति के कारण हो रहा है, मान लीजिए जैसे हम लोग इसकी बात करें कि जाति की निरंतरता, जैसे नई संतानों की उत्पत्ति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। जब तक वो जनन नहीं करेंगे उनमें क्या होगी, निरंतरता नहीं बनेगी। अब जब निरंतरता नहीं बनेगी तो उनकी स्पीसीज धीरे धीरे पृथ्वी से ही नष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए जीवों को जनन करना बहुत ही अनिवार्य है, वो फिर चाहे कोई भी स्पीसीज क्यों ना हो। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है? जनन की अच्छी विधि कौन सी है? तो देखिए, अब इसका जो आंसर आप लिखेंगे कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिए, कौन सी है और क्यों, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो जो देखिए कि लैंगिक जनन की विधि अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। लैंगिक जनन की विधि अधिक श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इसमें आनुवांशिक विविधता विकसित होती है। जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होती है, आनुवांशिक विविधता विकसित होती है। कैसे होती है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो लैंगिक जनन होता है, मैंने बताया आपको कि एक तो मेल होगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसे खाली स्पेस में, एक देखिए मेल होगा और इसमें क्या होता है, दूसरा फीमेल होता है। ठीक, एक मेल होगा यानी कि एक नर होगा, एक मादा होगा। तो जो मादा होगा उसमें उसका कुछ अलग डीएनए होगा, जो यानी कि फीमेल गैमीट्स होगा इसका अपना डीएनए होगा, और जो मेल गैमीट्स होगा इसका अपना डीएनए होगा। यानी कि इन दोनों का डीएनए क्या है, एक दूसरे से है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो इन दोनों का डीएनए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इन दोनों का डीएनए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका डीएनए कुछ अलग है, इसका डीएनए कुछ अलग है। यानी कि जो गैमीट्स है वो क्या है, एक कोशिका ही तो है। जो युग्मक होता है वो क्या है, एक सेल है, कोशिका है, और उस कोशिका के अंदर उसका अपना डीएनए होगा। जो इसकी कोशिका होगी यानी फीमेल गैमीट्स होगा उसका अपना डीएनए होगा, और जो मेल गैमीट्स होगा उसका अपना डीएनए होगा। तो जो ये दोनों डीएनए जब फर्टिलाइज होते हैं यानी संलयन इनके दोनों के बीच होता है, तो ये दोनों डीएनए आपस में मिलते हैं और इन दोनों डीएनए के मिलने से एक नया डीएनए बनेगा। मान लीजिए एक ये डीएनए था, एक ये डीएनए, अब यहाँ पर जैसे हम लोग बोल देते हैं 2 DNA, ये एक नया डीएनए होगा। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो लैंगिक जनन के द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें वेरिएशन बहुत अधिक पाया जाता है, यानी कि विभिन्नताएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। और वो क्या होती हैं, वो आनुवांशिक विविधता भी होती है और जो कि है फिजिकली भी होती है। तो इसी कारण से होती है क्योंकि उसमें दोनों के ही पार्ट होते हैं, दोनों के डीएनए अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इस डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन थी प्रोटीन बनाने की वो इसमें बनाएगा, और इस डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन थी अपनी प्रोटीन बनाने की वो भी इसमें डेवलप्ड होगी। तो दोनों डीएनए क्या होंगे, आपस में मिलेंगे तो एक नया, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक रेड कलर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं और एक क्या लेते हैं,
एक हम लोग लेते हैं रेड कलर और एक लेते हैं वाइट कलर। रेड और वाइट कलर को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक नया कलर बनता है। जैसे लाल और सफ़ेद को जब हम मिक्स करते हैं तो एक कैसा कलर बनेगा? गुलाबी बनेगा। दोनों से क्या है? डिफरेंट है, गुलाबी कलर बनेगा। ये क्या दोनों से डिफरेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, जब दो डीएनए मिलेंगे तो एक नए डीएनए का निर्माण होगा। वहाँ पर उसमें वेरिएशन अधिक होगी, विभिन्नता अधिक होगी। इसलिए जो लैंगिक जनन है वह विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास एवं जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है। ओके, अब जो है देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अलैंगिक जनन के द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें क्लोन क्यों कहा जाता है? मैंने ये पीछे आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि जो अलैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न होती हैं वो आकारिकी में और आनुवांशिकी में जनक के समान होती है। यानी कि जो उसके जनक होंगे उसी से बिल्कुल समान होती है, इसीलिए इसे क्लोन कहा जाता है। क्लोन एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? समानता। तो इसीलिए इसे क्लोन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, चौथा क्वेश्चन दिया है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों अच्छे अवसर होते हैं? क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? देखिए जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनसे बहुत सारा हमारा डाउट्स जो होता है क्लियर हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बहुत डाउट इनसे क्लियर होता है। तो देखिए कि जो चौथा क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया गया है? लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो देखिए जो लैंगिक जनन से बने जीव होते हैं उनमें उनकी जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं, क्योंकि जो इनका आनुवांशिक पदार्थ दो जनकों से आता है और इसमें विविधता भी मिलती है। यही क्या है, इनके जाति में जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है कि आप देखते हैं कि लैंगिक जनन में मैंने अभी आपको बताया कि इनमें दो डीएनए मिलते हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। यानी कि मेल गैमीट्स में मेल का डीएनए होगा, फीमेल गैमीट्स में फीमेल का डीएनए होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक सॉरी पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है, यानी किस प्रकार से अलग है? तो जो अलैंगिक जनन से संतानें उत्पन्न होती है वो आनुवांशिक एवं आकारिक रूप से जनक के समान होती हैं। जैसे कि आप देखिए कोई भी मान लीजिए हम कोई प्लांट्स ले लेते हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता हो। जैसे आप लोग देखिए एक अमरूद का पौधा है, हम लोग उसमें अलैंगिक जनन द्वारा यानी कायिक जनन द्वारा कोई उसी प्रकार से एक प्लांट्स लगाएंगे, वो सेम उसी प्रकार का होगा। जैसे एक अमरूद का पौधा था उसका, उसी प्रकार से दूसरा अमरूद का पौधा भी होगा। यानी कि उसकी आनुवांशिक और आकारिक दोनों ही समान हैं। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त जो संततियाँ होती हैं उनमें विभिन्नता मिलती है। उनमें क्या मिलती है? विभिन्नता मिलती है। ठीक, तो ये जैसे हम लोग है कि बहुत सारे पौधे हैं जिनमें हम लोग लैंगिक जनन भी करवा सकते हैं। लैंगिक जनन तो होता है, उनमें अलैंगिक जनन भी करवा सकते हैं। जैसे कायिक जनन हम लोग जिसमें आर्टिफिशियल पढ़े थे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, कायिक जनन भी हम लोग करवा सकते हैं।
नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के